सरकार का ये पहला है। सरकार से खुश है। इलीगल माइनिंग को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे। इलीगल माइनिंग के लिए हमने टास्क फोर्स बनाई है। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? मैं कहता हूँ विपक्ष साल रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के 32 विधायक होने के बावजूद दिशाहीन है? बिल्कुल दिशाहीन है। चैलेंज क्या देखते हैं? हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं। ये पति कल्चर अभी भी देखने को मिलता है। तो मैं नहीं कह सकता कि हरियाणा में ऐसी पड़ता है कि दूसरे स्टेटों में होगी। महिलाओं को और सशक्त करने के लिए आपकी नजर में क्या कदम? इसके लिए 40 करोड़ का हमने बजट में प्रोविजन भी कर दिया। केंद्रीय मंत्रालय है वो मॉडल विलेज बना रहे हैं। हरियाणा में आपकी विजन में क्या? हमने तय किया है हर पंचायत की लाइब्रेरी को 4 लाख महिलाओं को लखपत दीदी बनाना है। जो स्लैब सिस्टम था आपने वो हटा दिया, एकदम से उनको डबल कर दिया। 21 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के कुछ विधायक लगातार मुख्यमंत्री की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। दक्षिण ऊंचाई की बात कहता है। आप भाजपा को आगे कहां देख रहे हैं? 2047 तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार, हमारे साथ हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार। अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सबसे पहले तो आपकी पहचान, आप जब चैनल पर कोई आपके सामने बैठता हो तो आप अच्छी खिंचाई करते हो, तो इसलिए आपको खिंचाई करने वाली मैम के नाम से जाना जाता है। तो मैं बहन जी आपका स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है महिलाओं से। तो क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं और भाजपा महिलाओं की भागीदारी पर बड़ा जोर करती है। और पंचायती राज की हम जब बात करें तो वहां पर भी 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का आपकी सरकार ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने महिलाओं से शुरुआत की। मैं नमन करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान में सबसे पहले मत का अधिकार महिलाओं को दिया था। उसके बाद मैं नमन करता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 1947 में देश आजाद होने के बाद सभी सरकारों ने प्रयास किए कि लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन कोई सरकार लोकसभा में राज्यसभा में मत पास नहीं कर पाई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हरियाणा का, जिनके प्रयासों से और आज के मौजूदा नायब सैनिक की सरकार के प्रयासों से हरियाणा में 50% जनप्रतिनिधि के तौर पर हमने पंचायती राज में हमने उनको आरक्षण दिया है। इसी प्रकार से मेरे पास पंचायत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट माइनिंग जियोलॉजी है। तो हमने भी महिलाओं को, हमारे पास हमारे विभाग में 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मोटो है कि ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन दीदी के नाम से 4 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाना है, जिस देश में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन सके। नायब सैनिक सरकार का भी टारगेट है कि हमने 4 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। तो वो 1.25 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं। तो जैसे मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की 60,000 महिलाओं की बात की, उनको हमारे पास पहले उनके बजट के लिए केवल 66 करोड़ रुपया था, तो मैंने अब 243 करोड़ की नए बजट में मांग की है। हम चाहते हैं कि महिलाएं खुद सेल्फ स्टैंड रखें। उसके लिए उनके लिए एक समस्या थी कि जो भी वो सामान तैयार करते थे बेचने में बहुत दिक्कत उनको आती थी। तो माननीय मनोहर लाल ने शुरुआत की थी साझा बाजार, जो करनाल से और फतेहाबाद से शुरू किए। तो नायब सैनिक जी सरकार अब चाहती है कि पूरे 22 के 22 जिला में साझा बाजार खोले जाएं, जिससे कि महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप और आगे बढ़कर काम कर सकें। रिजर्वेशन तो दी है मंत्री जी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रधानपति या फिर पति कल्चर एक पंचायतों में अभी भी देखने को मिलता है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की एक रिपोर्ट वहां सबमिट की गई है कि एडवाइजरी जो कमेटी बनी थी IAS सुशील कुमार जी के नेतृत्व में, उन्होंने कुछ स्टेट्स को एज अ रोल मॉडल लिया और उनमें स्टडी की। उसमें हरियाणा नहीं था, लेकिन ये देखा गया है कि जो पति प्रथा है, पति जो है रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी महिलाएं सामने नहीं आती।
उनको और एम्पावर करने के लिए क्या कदम इसके उठाए लिए मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें पढ़ी लिखी पंचायत है। जाए? कोई भी हमारी सरपंच जो पढ़ी लिखी होगी उनको पता भी तेरे क्या राइट्स मौलिक है। राइट है। तो मैं नहीं कह सकता कि हरियाणा में ऐसी प्रथा है, ये दूसरे स्टेटों में होगी, लेकिन हरियाणा बहुत आगे इस मामले में आगे बढ़ रहा है। तो आज जिला परिषद है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन पर्सन भी हैं, तो हमारे सरपंच भी महिलाएं हैं, खुद वो दफ्तरों में जाते हैं और पढ़े लिखे हैं, तो बहुत लॉ ग्रेजुएट तक, PhD, MSc, इस प्रकार से भी हमारे जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, बिल्कुल तो आप सही कह इंडिपेंडेंट रहे हैं। होकर से काम कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ग्राउंड पे जाके मैंने देखा है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमने कवर की हैं जहां बहुत ही यंग फीमेल्स महिलाएं आगे हैं, सरपंच हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाओं को और सशक्त करने के लिए आपकी इसके नजर लिए में क्या कदम इसके उठाए? लिए हमारा विभाग नीलोखेड़ी के अंदर हमने एक ट्रेनिंग सेंटर रखा है। उसके लिए हमने अलग से 40 करोड़ का हमने बजट में प्रोविजन भी कर रखा है, जिसे हम समय समय पर इस प्रकार से जो आप बोल रहे हैं, आम से महिलाएं सरपंच हैं, उन समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको अपने अधिकार के बारे में बताया जाए कि आपके अधिकार हैं, तो आप सेल्फ खुद आगे बढ़कर ये काम करिए। अच्छा, केंद्र जो मंत्रालय है वो एक मॉडल विलेज कुछ जगह पे अडॉप्ट कर बना रहे हैं। हरियाणा में आपकी विजन में क्या है? मॉडल विलेज को किस तरह से इसके करें? लिए जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने शोधन का सरकार बनने के बाद एजेंडा फिक्स किया था, तो हमने सभी मंत्रियों को भी, हमें भी अधिकृत किया था कि आप भी अपना एजेंडा तय करें। पंचायत विभाग ने, मेरे विभाग ने, हमने एजेंडा तय किया है कि हम जो लाइब्रेरी 1000 गाँव में लिए हैं, क्योंकि लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि हुड्डा सरकार में 10 साल में केवल 86,000 नौकरियां लगी थी, और जिस हिसाब से लगी थी विशेष इलाके और पैसे से लगी थी, लेकिन 10 साल में माननीय मनोहर लाल की नायब सैनी की सरकार में 1,75,000 के करीब नौकरियां लगी, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगी हैं। आज गांव के लड़के लड़कियां चौपालों में बैठ करके भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने तय किया है हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 6,225 पंचायत है, हर पंचायत में हम लाइब्रेरी खोलें। उसमें हमने फर्स्ट मैंने अपना टारगेट लिया 1,000 पंचायतों का, उसमें से हमने 891 हमने गांव के अंदर ये कार्य पूरा कर लिया है, जिससे कि हमारे जो बेटे हैं बेटियां वो आगे पढ़ सकें। इसके अलावा हमने जो महिलाएं हैं, जैसे कोई मेल है वो एक स्थान पर बैठकर कोई कार्ड भी खेल लेते हैं, आपस में बात भी कर सकते हैं, महिलाओं को बैठने सामूहिक स्थान नहीं था। हमने तय किया कि हमने 1,000 गाँव में हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का हमने फैसला किया है, और जिसमें से 1,000 के टारगेट में हमने 754 हमने महिलाएं चौपाल का हमने तय कर लिया है। और हमने टारगेट रखा कि 1,000 गाँव में हम फिरनी को पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। उसके अंदर भी 349 ऐसे गांव हैं जो हमने कार्य पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से हमने टारगेट रखा कि हमारे पूरे प्रदेश के 19,000 तालाब हैं, पौंड है, जिसमें से 6,000 ऐसे हैं जो सिल्ट से भरे हैं। हमने उनका सुधारीकरण करने के लिए 2216 हमने तालाब लिए हैं, जिनका हमने सुधारीकरण किया है। एक हमने अपने एजेंडे में लिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो शमशान घाट कब्रिस्तान है, हम उनको पक्का करेंगे, उनकी बाउंड्री वाल करेंगे, उनके जो रास्ता उसको पक्का करेंगे, शेड बनाएंगे, पीने का पानी का प्रबंध करेंगे, जिससे जो शमशान घाट हो सुरक्षित रह सके। क्योंकि आप जमीन से जुड़े नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीण विकास और राज्य का विकास, और यही प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो गांव को आगे बढ़ना होगा, और गांव आगे कैसे बढ़ेंगे? पंचायतों के थ्रू, वही सबसे छोटी इकाई है। तो आपका विजन क्या है आने वाले 5 साल के लिए? इसके लिए महात्मा गांधी आवास योजना, उसके तहत हम गांव के अंदर हम जो महाग्राम है उसमें 50 गज का प्लाट देंगे, और जो विलेज है हम उसमें 100 गज का देंगे, और जो अर्बन है उसमें 30 गज का प्लाट दे करके केंद्र और प्रदेश सरकार 2.5 लाख रुपए से उसको मकान बनाकर हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने लगभग 2,000 से ज़्यादा पंचायतों के मेरे पास प्रस्ताव आ चुके हैं कि हम प्लाट गरीब आदमियों को देने के लिए तैयार हैं। अब तक जो महात्मा गांधी आवास योजना के तहत और लगभग 4725 ऐसी हमने कॉलोनियाँ निर्मित की थी, और जिसमें से 2250
में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है और उस पर लगभग 391 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है, जो बिजली के ऊपर है, जो सड़कों के ऊपर है। इसी प्रकार से नायब सैनी जी का टारगेट है, हमारा भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में दिया कि हमने 5 साल में 5 लाख हम मकान या प्लाट देंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि 30 गज का अर्बन में और महाग्राम में 50 गज और 100 गज का हम प्लाट देने जा रहे हैं। क्योंकि सरपंचों की हम बात कर रहे थे, आपने कुछ घोषणाएं की, एक जो स्लैब सिस्टम था आपने वो हटा दिया, तो आपको लगता है कि आप उनके दिलों तक पहुंच गए हैं छोटी सरकार के? बिल्कुल निश्चित तौर से छोटी हमारी सरकार, हमारे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, पहले इनके अलग अलग स्लैब बने हुए थे, वो स्लैब क्रॉस नहीं कर सकते थे, बाउंडेड थे, वो काम करने में समर्थ थे। हमने जिस प्रकार सरपंचों का 5 लाख तक का उनका काम करने का था, उसके बाद ई टेंडरिंग का था, उससे सरपंच काफ़ी नाराज थे और उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने संघर्ष भी किया। तो इसलिए माननीय नायब सैनी जी ने उन जनप्रतिनिधियों को बुलाया और जो सोच कर गए थे उससे डबल किया। उनका टारगेट ये था कि हमें 10 लाख तक भी हमें छूट मिल जाए तो हम खुश हैं। तो इसलिए नायब सैनी ने एकदम से उनको डबल कर दिया, 21 लाख रुपए को फ्री हेड कर दिया। और हमने जिनकी जो स्लैब थी, अलग अलग से बाउंड्रिंग थे, उनको सबको हमने बराबर कर दिया, जिससे कि आज जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच सभी खुश हैं। 100 दिन सरकार के हो चुके हैं, 4 महीने हो गए हैं, तो आपको लगता है कि जो नई सरकार लेके एक सोच चली थी वो इतने टाइम में वो कर पाई है? इसके लिए सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो केंद्र में बजट पेश किया, उससे देश का हर नागरिक खुश है। क्योंकि जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दी, उसमें कहते हैं मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जो छोटा दुकानदार है, कर्मचारी है, कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख उसको वार्षिक उसको मिला है। इसी प्रकार से नायब सैनी की सरकार भी बजट हर विभाग में उसमें बढ़ोतरी। आज मैं कह सकता हूँ कि आज 36 बिरादरी के लोग नायब सैनी सरकार से खुश हैं। जिस प्रकार से हमने महिलाओं का सम्मान देते हुए हमने 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं को 21 रुपये देने की हमने बात की है। इसी प्रकार से हमने गरीब आदमी को 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की बात की है, इससे प्रदेशवासियों को उसको लाभ मिल सके। आपने बजट सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन, विपक्ष की आपने बात की, विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? मैं कहता हूँ विपक्ष आज है नहीं। 91 से लगातार मैं विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ तब तक विपक्ष का नेता भी सुन नहीं पाए, इसलिए विपक्ष खत्म हो चुका है। और मैं कहता हूँ कि नायब सैनी जब हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी, इस सरकार का असर महाराष्ट्र पर पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आई, चाहे उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन थे उन पर असर पड़ा, चाहे राजस्थान में बाई इलेक्शन थे उनके ऊपर असर पड़ा, और सबसे ज्यादा असर पड़ा दिल्ली चुनाव। तो दिल्ली चुनाव में जो 11 साल से केजरीवाल की सरकार थी, तो नायब सैनी जी ने मैक्सिमम समय दिल्ली में दिया और 32 सीट ऐसी थी जो हरियाणा के हम जैसे कार्यकर्ता जो संभाल रहे थे। आप काफी सक्रिय थे। हाँ, विशेष तौर से दिल्ली के अंदर हरियाणा ने काम किया। और हरियाणा, दिल्ली में भी एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ, वो भी हम सौभाग्यशाली हैं, वो भी हरियाणा की, जुलाना की हमारी बेटी है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा प्रदेश की बेटी को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। आपने जैसे कहा कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना तो बड़ा जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन हरियाणा में अभी वो दिख ही नहीं रही, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के 32 विधायक होने के बावजूद दिशाहीन है? बिल्कुल दिशाहीन है, क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी में आपस में एक तो तालमेल नहीं है। जिस प्रकार से हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 हमारी दिशाएं हैं, तो कांग्रेस पार्टी का वही हाल है। उनके चारों दिशाओं में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, एक दूसरे को विश्वास करता नहीं और संगठन की बात न करके सेल्फ की बात वो करते हैं। इसलिए जनता अच्छी प्रकार से समझ चुकी है, ये देश हित और प्रदेश हित की बात न करके निज हित की बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन उठ चुका है। आपने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, दूसरी और क्षेत्रीय पार्टी कोई है नहीं, तो ऐसे में यानी कि आप भाजपा को आगे कहां देख रहे हैं और विपक्ष को कहां देख रहे हैं आने वाले 5 सालों में? आने वाले 5 सालों में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर 25 साल लगातार हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर के मुख्यमंत्री रहे थे,
मैं हरियाणा में कह सकता हूँ ये तीसरी बार सरकार बनी है। डिलिमिटेशन के बाद भी लगातार 10 साल हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। और पूरे देश में हमारे 2047 तक पूरे देश में कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारें होंगी। आपको लगता है कि ये एक एज मिला हुआ है भाजपा को, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है, तो मुद्दे जो अगर हैं भी तो वो मतलब कहीं ना कहीं डाउन प्ले हो रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? इसके लिए कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सच्चाई से काम करती है। जिस प्रकार से राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण में बुराइयां थी और राम में अच्छाइयां थी, तो राम की सेना की जीत हुई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बात मैनिफेस्टो में करती है वो जनता के बीच में उसको पूरा करती है। आज जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बैठ चुका है। आज इसलिए लोग पूरे देश में बदलाव करके हर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक लगातार मुख्यमंत्री की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। किस तरह से इस बात को देखते हैं? क्या कुछ चल रहा है कि कुछ लोग आना चाहते हैं या फिर क्या है? इसलिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को किसी न किसी से मिलने का उनका अपना अधिकार है। आप विधायकों बात करें, मैं पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाउस में कहा कि मैं पहली बार ऐसा अच्छा फील कर रहा हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री भी है वो भी हंसमुख रहते हैं और जो हमारा अध्यक्ष है विधानसभा के हमारे हरिंदर कल्याण जी वो भी खुश दिल रहते हैं। तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहता है तो जो निश्चित तौर से कि विधायक है तो मुख्यमंत्री बहुत शरीफ व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति को बड़े प्यार से मिलते हैं। तो निश्चित तौर से वो कहते हैं कि जब विपक्ष का विधायक भी मेरे पास आएगा तो हम उनका भी सम्मान करेंगे। 90 के 90 विधानसभा के अंदर समान विकास कराएंगे। चैलेंज क्या देखते हैं आप इन आगे सालों में सरकार के सामने? क्या बेरोजगारी एक चैलेंज है? रोजगार मुहैया करवाना एक चैलेंज है? कुछ पेपर लीक को लेकर अभी मुद्दा उठा था, उसके बारे में आप इसके लिए सब ये विपक्ष का दुष्प्रचार है। हमने जिस प्रकार से 1,75,000 नौकरियां पहले दी, हमने इस 5 साल के अंदर भी टारगेट रखा है, हम 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। और ये पहली सरकार नायब सैनिक सरकार है जो वर्षों से जो कच्चे कर्मचारी थे, लगभग 1,25,000 कर्मचारियों को हमने पक्का करने के लिए कार्य किया है। तो आज छोटा कर्मचारी भी नायब सैनिक सरकार से खुश है। लेकिन फिर अभी जो पेपर लीक को लेकर मसला उठा, जिसको लेकर कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, इस पर नकेल कसने के लिए इसके लिए निश्चित तौर से जो व्यक्ति कोई गलत काम करता है, जो बड़े से बड़ा अधिकारी भी है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होकर के उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हुई। कानून अपना काम करता है। तो चाहे मनोहर लाल थे, चाहे नायब सैनी जी है, कि निश्चित से गलत काम करने वाला व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं सरकार के आगे आने वाले टाइम में? जो सबसे बड़ा टारगेट है कि चैलेंज ना भी हो लेकिन ये एक बड़ी चीज है जिसको लेकर सरकार काम करती है। हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमने जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमने जनता के बीच में जाकर उनसे वायदा किया है, हम एक एक करके उनको पूरा करेंगे। चैलेंज तो जब होना ना, जब जनता की बात को हम सुन ना रहे हैं, उनकी बात को हम पूरा करने रहे, या फिर विपक्ष हो, विपक्ष भी नहीं है अकाउंटेबल बनाने के लिए, जवाब देने के लिए। तो इसलिए जो हम वायदा करते हैं जनता के बीच में जाकर उनको पूरा करें। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में अब तीसरी बार सरकार बनी है, जो सबसे बड़ा टारगेट इस बार लेकर चल रहे हैं, एक तो डंकी रूट वाले पे मैं आपसे जानना चाहूंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने अलग से जिस प्रकार से गलत तरीके से आज बच्चे विदेश जा रहे हैं और वो कई तो रास्ते में पहुंच भी नहीं पाते। अब जैसे कुछ विदेश से वापसी, अब कुछ डिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका से। हाँ, इसलिए हरियाणा सरकार ने अलग से विंग बनाया है कि कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी विदेश जाना चाहता है तो सरकार हमारे पास वो अप्लाई करे। तो इसलिए कुछ काफ़ी बच्चे हमने भेजे भी हैं, 500 से ज़्यादा
हमारे बेटे बेटियां गए भी हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से गए हैं। तो सरकार चाहती है कि लीगल तरीके से ना जाकर अब लीगल तरीके से आप जाइए, स्टडी करके आइए, कोर्सेज करके आइए। क्या ऐसे सरकार की इसके नीति है। लिए अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ या डंकी रूट के खिलाफ क्या पंचायतों को इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं आप? क्या ऐसा हो सकता इसके है लिए कि खुले मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब बोल रहे हैं भी इस प्रकार से इलीगल तरीके से बच्चों को ना भेजें, उनका भविष्य ना खराब करें। अब क्योंकि काफ़ी बच्चे इस तरह से जाने के बाद परिवार के लोग भी आज भी काफ़ी बाद में परेशान हो जाते हैं, तो उसको काम आगे ना मिले तो तक परेशानी है। इसलिए सरकार कहती है कि आज हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत काम है, आप यहीं अपनी स्टडी करिए, यहीं अपना काम बढ़ाइए। जिस प्रकार से हमने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई है, हम बच्चों को हुनर दे करके उनको काम दे रहे हैं। इस प्रकार से स्किल के हम काम दे करके, और सरकार को जो युवा पीढ़ी है, हम उनको लोन का भी हमने प्रोविजन किया है कि वो लोन लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी आ सकते हैं, जिससे कि विदेश ना जाकर के यहाँ पर रहकर वो काम करें। कृष्णलाल पवार जी, क्योंकि आपको इतना लंबा समय राजनीति में हो गया है, आप खुद को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं? खुद के लिए क्या टारगेट सेट किया हुआ है? मैं और नायब सैनिक की सरकार हम चाहते हैं कि हम जनता के जनप्रतिनिधि, हम सेवक के रूप में हमने काम करना है। हम जनता के बीच में रहकर एक सेवक के रूप में काम करें कि जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, यदि हम उसको 100% पूर्ण रूप से हम उस पर खरा उतर जाते हैं, हमारे मन को भी शांति होगी। और एक जो जिम्मेवारी हमारे सर पर जो जनता ने रखी है, हम उसको अच्छे ढंग से पूर्ण कार्य को हम पूरा कर लें, तो हमने अपना फर्ज पूरा किया। इलीगल माइनिंग को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि वो विभाग आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए, इलीगल माइनिंग के लिए हमने समय समय पर हमने टास्क फोर्स बनाई है। हमारे डेलो साहब उसके इंचार्ज हैं, और मेरे विभाग के भी मैंने अधिकारियों को लगाया। तो हर रोज़ अखबार में देखते होंगे, तो हमने लगभग 4 महीने की सरकार बनी है, हमने 1661 वाहन हमने पकड़े हैं, और जिसमें से 248 वाहनों के हमने इम्पाउंड करके चालान किए हैं। लगभग 14 करोड़ रुपये हमने जुर्माना भी उनसे वसूल किया है। हम बहुत सख्ती कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग ना हो। तो इसके लिए और चीजें, जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि बावजूद सरकार ये कह रही है कि इतना सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हो रही इसके लिए विपक्ष बेबुनियादी बातें करते हैं। रणदीप सुरजेवाला समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं। फिरोजपुर जिरका, जिसका वो जिक्र करते हैं कि राजस्थान माइनिंग हरियाणा में कर रहा है, मैं खुद वहाँ पर उस पहाड़ी के ऊपर गया था। बहुत ऊंची पहाड़ी है। मैं रफ टफा बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ लेकर वहाँ मैं पहुँचा, जहाँ पर हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा का स्टोन लगा है। मैं खुद स्टोन के पास जाकर उसके ऊपर हाथ रख कर हमने फोटो दिखाया था, वीडियो को दिखाया था। लेकिन उसके राइट साइड में राजस्थान की माइनिंग है, वो उधर का एरिया था, लेकिन वो हरियाणा में काउंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन बयान दे दिया कि 5,000 करोड़ की इलीगल माइनिंग होगी। तो इस प्रकार की कोई सी बात नहीं थी। वो 2019-22 का कैग की एक रिपोर्ट थी। तो पीएसी जो हमारी विधानसभा कमेटी, उसके अंदर वो मद आया था, लेकिन विभाग ने उसका सुचारू रूप से जवाब दे दिया था। लेकिन उसमें कोई 5,000 करोड़ का कोई जिक्र भी नहीं था। इसलिए ये कांग्रेस के लोग बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जो तथ्य है वो सामने नहीं लेकर आते। वैसे तो मैंने आपको कभी नाराज या गुस्से में नहीं देखा। हाल ही में एक क्लिप आपकी देखी जहां आप गुस्से में कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं है, विपक्ष ने कुछ बात कह दी थी। क्या था? आप मतलब कृष्णलाल पवार को गुस्सा किस बात पर आता है? मैं कभी क्या झूठ पे गुस्सा आता है? कई बार कोई व्यक्ति बार बार एक झूठ 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 कहता रहे, तो उसको तो आखिर में समझाना पड़ता है, भाई तो बार बार झूठ बोल रहा है, झूठ ना बोल, सच्चाई बोलिए। तो इसलिए कई बार आदमी का स्वाभाविक है, एक सामने से एक व्यक्ति झूठ को बार बार झूठ कह रहा है, जबकि वो झूठ नहीं है, तो इसलिए कई बार हो जाता है। लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, आपका स्वभाव बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि आपको अगर बुरा गुस्सा आता है तो वो सिर्फ झूठ पर आता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपका स्वभाव, इतने सालों से मैं आपसे जान पहचान है, इंटरव्यू किए हैं, कभी आपको गुस्से में नहीं देखा। जिस तरह से नायब सैनिक को हमेशा मुस्कुराते देखा है, आपको भी लोगों के साथ मुस्कुराते हुए ही देखा है। क्योंकि नेचर है, ये भगवान की दी नेचर होती है। यदि कोई व्यक्ति इसको जानबूझ के बदलने की कोशिश करता है, तो लोग 10 मिनट में समझ लेते हैं इसने अपना स्वभाव चेंज किया है।
हैं नेचर चेंज की है, तो इसलिए जो प्राकृतिक नेचर दी है उसी हिसाब से चलना चाहिए। आपको लगता है कि हरियाणा की राजनीति में मौजूदा दौर में कोई मुद्दा है, या हरियाणा की राजनीति आगे 1 साल में आप कहाँ किस मोड़ पर जाते हुए देखते हैं? मैं हरियाणा के अंदर जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, पूरे केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता स्थापित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हमारे संगठन की मीटिंग होती है, रिव्यू करते हैं कि हमारा संगठन नीचे से ही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए सुचारू रूप से नीचे फीडबैक ऊपर जाता है, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है वो अलग उनका तरीका, जिससे आम जनमानस की बात प्रधानमंत्री तक भी अपने माध्यम से पहुंच जाती है, जिससे देश का प्रधानमंत्री भी एक छोटे छोटे कार्यकर्ता के दिए गए सुझाव को भी इम्प्लीमेंट करने की यानी कि आपका ये कहना है कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है बशर्ते कि उसमें काबिलियत हो। इसलिए काम करने वाले की कीमत है भारतीय जनता पार्टी। क्या मेरे जैसे कार्यकर्ता सोच सकता था कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा? मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए किस प्रकार से एक छोटे से कार्यकर्ता को भी राज्यसभा तक भेज दिया, फिर राज्यसभा से वापसी लाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, JP नड्डा के, मनोहर लाल जी के और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी के और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की कृपा से मुझे फिर दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ा दिया। इस बार तो कई दिग्गज हार गए, कईयों की राजनीतिक जो इतने सालों का वर्चस्व था वो खतरे में आ गया, बड़े बड़े नाम हार गए। क्या देखते हैं, लोगों का मोह उनसे टूट गया, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, राजनीति किस तरह से? नहीं, इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हम उनकी कार्यशैली के ऊपर कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगा सकते। कहीं भी राजनीति के समीकरण नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं जैसे चौधरी बीरेंद्र की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे जो इतने सालों से, वीरेंद्र सिंह ने तो कुछ चुनाव उनका, उनके बेटे का, कैप्टन अजय यादव का, ऐसे बहुत सारे नाम हैं तो जिनके राजनीतिक घरानों के वर्चस्व इस बार टूटे जो सालों से थे। इसलिए आपको लगता है कि लोगों से जुड़ाव ना होना एक बहुत बड़ा मैटर करता है राजनीति में? बड़े से बड़ा नेता हो जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के बीच में रहकर उनकी बात सुनेगा, उनकी सेवा करेगी, तो जनता उसको अपना मान लेती है। जो जनता से डिफरेंस बनाकर रखेगा तो मेरे ख्याल से जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। उनके पास और तो कोई बात होती नहीं, लेकिन चुनाव उनके हाथ में वोट का अधिकार होता है। वोट के अधिकार से वो बता देते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो यानी आपकी नजर से अगर मैं समझना चाहूं, क्योंकि आप इतने परिपक्व हैं, आपने इतने चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, राजनीति का मूल मंत्र क्या है? यानी कि लोगों से जुड़ाव। राजनीति का मूल मंत्र है जनता की सेवा करना। जो व्यक्ति जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करेगा तो वही राजनीति में कामयाब रहेगा। कृष्णपाल जी, आप अपनी जनता को, हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आपस में तो भाईचारा बनाएं। कि जिस प्रदेश का आपस में भाईचारा सही होगा, प्रदेश में अधिक विकास होगा। इसलिए सरकार भी चाहती है कि आपस में पूरे प्रदेश में भाईचारा रहे और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो। सरकार जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है हम उस पर पूरा उतरे। जैसे हम जनता से भी सहयोग की अपील करते हैं कि आप सहयोग सरकार का करें, सरकार आपके साथ। बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए और इतने बेबाक तरीके से। थैंक यू सो मच।